हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटोहॉलिक बाय स्वर्णिका। और आज हम स्टडी करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव स्टार्टिंग करते हैं। सक्सेस इज़ नॉट इन ऑलवेज विनिंग बट इन नेवर गिविंग अप। कितनी ब्यूटीफुल लाइन यहाँ पर लिखी गई है, जिसका मतलब है कि सक्सेस जो है वो हमेशा जीतने में नहीं होती, एंड जो सक्सेस है वो होती है इन नेवर गिविंग अप। जब हम कभी गिव अप नहीं करते, फेल होने के बाद भी हम गिव अप नहीं करते, तब हमें सक्सेस मिलती है। कई बार हम कोई काम शुरू करते हैं और जब हम उसमें हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो हम उसको वहीं गिव अप कर देते हैं। बट इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ ऑल अबाउट अ नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो आई एम ऑल्सो नॉट गिविंग अप, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर नाउ। Let's start. Vacuoles. Non-living reservoir bound by selectively permeable membrane called tonoplast. ये non-living reservoirs होते हैं. These are non-living reservoirs. Now इस वर्ड पे ध्यान देंगे कि non-living है, ये non-living reservoir है, bounded by selectively permeable membrane called tonoplast. और ये किससे, जैसे कि ये वैक्यूल है और इसके पास एक यूनिट मेम्ब्रेन है, इट इज़ यूनिट मेम्ब्रेन है जिसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। ये यूनिट मेम्ब्रेन ही होती है। जैसे कि जब हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो हमने यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में बोला था। यूनिट मेम्ब्रेन का मॉडल सबसे पहले रॉबर्टसन ने दिया था, उसके बाद फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आया जो कि फाइनल और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल रहा। तो यहाँ पर जिस मेम्ब्रेन की बात की गई है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और यूनिट मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसके यहाँ इस केस में इसका एक स्पेशल नाम होता है विच इज़ टोनोप्लास्ट। इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इन अ मैच्योर सेल प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट एज अ थिन लेयर पुश टुवर्ड्स द सेल वॉल। दिस थिन लेयर इज कॉल्ड एज प्राइमोर्डियल यूट्रिकल। जैसे कि जो यंग सेल्स होते हैं, यंग सेल्स के अंदर कई सारे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन वो वैक्यूल्स जो होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं। जैसे ही सेल बड़ा होता है तो सेल वो सारे जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं और एक अल्टीमेटली एक बड़ा वैक्यूल आ जाता है सेंटर में इन द प्लांट सेल। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। कि इस तरीके से ये जो प्लांट का सेल है, इस पूरे सेंटर में क्या होता है, ये एक बड़ा सा वैक्यूल है और ये जो स्पेस बचता है, मैं उसको किसी दूसरे कलर से शो करती हूँ। ये जो पूरा स्पेस बचता है, दिस होल स्पेस इज प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म की एक पतली सी लेयर बचती है क्योंकि जो वैक्यूल है वो उसको पुश कर रहा है। तो एक ये जो लेयर है, ये जो पतली सी बीच में लेयर बची है, ये जो थिन लेयर बची है प्रोटोप्लाज्म की, इन दिस इसी को क्या बोला जाता है, प्राइमोर्डियल यूट्रिकल। दिस थिन लेयर इज नोन एज प्राइमोर्डियल यूट्रिकल। नॉट एन एयर फिल्ड कैविटी। बहुत ही मतलब एक मिसकंसेप्शन है कि वैक्यूल्स एक जो है ये एक एयर फिल्ड कैविटी है। इट इज़ नॉट एन एयर फिल्ड कैविटी, एक एयर फिल्ड कैविटी नहीं होती। इट इज़ फिल्ड विद अ हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कॉल्ड वैक्यूलर सैप और सेल सैप। इसके अंदर एक हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जिसको वैक्यूलर सैप और सेल सैप बोला जाता है। सेल सैप इज न्यूट्रल बट एट मैच्योरिटी इट बिकम्स एसिडिक। ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल, pH इज इक्वल्स टू 7 pH को हम न्यूट्रल कहते हैं। तो सेल सैप जो है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन एट मैच्योरिटी यानी कि जब सेल मैच्योर हो जाता है तो ये जो सेल सैप है इसका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। एंड एसिडिक सिंपली मीन्स pH लेस देन 7 से नीचे का जो pH होगा हम उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक। सेल सैप कंटेन्स many dissolved solutes such as organic acids, soluble carbohydrates, soluble nitrogenous compounds such as nitrates, enzymes, tannins, chlorides, phosphates, amino acids, alkaloids and anthocyanin pigment। तो जो सेल सैप होता है इसके अंदर कई सारे डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड होता है, सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सॉल्युबल नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स होते हैं जैसे नाइट्रेट्स हो गए, एंजाइम्स होती हैं सेल सैप के अंदर, कई सारे टेनिन्स होते हैं विच इज़ अ वेस्ट फॉर अ प्लांट के लिए एक वेस्ट है टेनिन होता है सेल सैप के अंदर, क्लोराइड्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं एंड अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स
अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? व्हाट आर अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स, अमीनो मीन्स उनके अंदर अमाइन ग्रुप होगा। अमाइन ग्रुप कौन सा होता है? ये वाला NH2, उनके अंदर अमाइन ग्रुप होगा। और एसिड्स यानी कि COOH, इनको बोल अमीनो एसिड्स के अंदर ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया अमीनो एसिड का, जिसमें कि एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, एक R एल्काइल ग्रुप हो सकता है यहाँ पर कोई भी, और H। ये एक जनरल फॉर्मूला आप समझ सकते हैं अमीनो एसिड्स का। तो जो सेल सैप होता है इसके अंदर अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, एंड और एट द सेम टाइम इसके अंदर एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं। एल्कोलॉइड्स जो होते हैं ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं। एल्कोलॉइड्स आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। और इसी सेल की सीरीज़ में जब हम एंड तक पहुँचेंगे तो एल्कोलॉइड्स और अमीनो एसिड्स वगैरह इन सारे कंपाउंड्स को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। एंड एंथोसाइनिन पिगमेंट्स, एंथोसाइनिन पिगमेंट्स क्या होते हैं? देखो, एक बात ये आपको याद रखनी है कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स हमारे के पास कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो उसमें से क्रोमोप्लास्ट जो होता है, जो कि डिफरेंट कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में जो हमें डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोप्लास्ट। तो जितने भी कलर वाले, जो कलर्ड, जिनसे भी जो कलर आता है वो क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं, विच इज़ अ प्लास्टिड, जो कि एक प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल है। लेकिन जो एंथोसाइनिन है, एंथोसाइनिन एक ऐसा पिगमेंट है, एंथोसाइनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि किस में नहीं पाया जाता? इट इज़ नॉट फाउंड इन प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड में पाया नहीं जाता, ये सेल सैप में पाया जाता है। तो ये बात है आपको ये हमेशा याद रखनी है कि एंथोसाइनिन की लोकेशन क्या है, वेयर इट इज़ फाउंड। एंथोसाइनिन इज़ फाउंड इन सेल सैप, सेल सैप में पाया जाता है। और ये किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉयलेट, ब्लू, पर्पल, रेड और ब्राउन। तो पर्पल कलर में ही मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया ताकि पर्पल कलर से ये डिनोट हो जाए कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्पल, रेड और ब्राउन कलर। एंड अकर इन कलर्ड रूट्स, जो कलर्ड रूट्स होती हैं, जैसे बीट रूट जो होता है, जिसको हम हिंदी में चुकंदर बोलते हैं, चुकंदर, बीट रूट इज़ चुकंदर। तो उसके अंदर जो कलर्ड रूट्स होती हैं वो आपने देखा होगा पूरा पर्पल कलर का होता है। तो वो क्यों होता है पर्पल कलर का? एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। इसी तरीके से बाल्सम स्टेम जो होती है वो भी कलर्ड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट। एंड इन यंग रेड लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स, कई सारी प्लांट्स आप ऐसे देखेंगे जिनकी जो लीव्स होती हैं जब वो यंग होती हैं, सिर्फ यंग होती हैं तो उनके अंदर रेड कलर होता है, पर जैसी वो मैच्योर होंगी तो उनका रेड कलर ख़त्म हो जाएगा। तो रेड कलर होता है यंग लीव्स के अंदर कई सारे प्लांट्स की। तो वो जो रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है? इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट्स। जैसे कि इसका एग्जांपल है मैंगो, मैंगो में ये फिनोमेना देखने को मिलता है जिसमें यंग लीव्स जो है वो रेड कलर की होंगी। एक्ट एज अ शील्ड फॉर क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग सनलाइट। तो ये जो एंथोसाइनिन पिगमेंट है जो कि किस में पाया जा रहा है, जो कि आपका पाया जा रहा है सेल सैप के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म को स्ट्रॉन्ग सनलाइट से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट, देखो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का, तो और क्लोरोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म को ये स्ट्रॉन्ग सनलाइट से प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल एंड एक्सट्रैक्टेड ऑन बॉइलिंग इन वाटर। ये भी बात याद रखनी है कि जो एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है ये वाटर में और अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल एंड एक्सट्रैक्टेड ऑन बॉइलिंग इन वाटर। और जब इसको वाटर में बॉईल किया जाता है तो ये बाहर आ जाता है। इसको कोई भी जैसे सब्सटेंस है जिसके अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट होगा, आप उसको बॉईल कर रहे हो, जैसे बीट रूट के अंदर होता है, तो आप उसे बॉईल करोगे तो आपका जो वाटर है वो पर्पल हो जाएगा। जैसे कि देखा होगा जब हम बीट रूट को खाते हैं तब भी तो हमारा पूरा मुँह, जब हम चुकंदर खाते हैं तो हमारा जो पूरा माउथ होता है इट ऑल्सो बिकम्स पर्पल हो जाता है, हमारी टंग, टीथ सब पर्पल हो जाता है, क्योंकि ये पिगमेंट जो है ये वाटर में सॉल्युबल होता है। तो ये सलाइवा में जो है मिक्स हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है और एक्सट्रैक्टेड ऑन बॉइलिंग इन वाटर। यहाँ पे तो बॉइलिंग को एग्जाम्पल दिया, मैं जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ
कि वो वैसे भी जो पिगमेंट होता है वो बाहर आ जाता है। जबकि कैरेट के साथ ऐसा नहीं होता। हम कैरेट खाते हैं, कैरेट इज़ ऑल्सो अ कलर्ड फ्रूट, कलर्ड है वो। तो कैरेट जब हम खाते हैं वो रेड कलर की होती है कैरेट, पर कैरेट खाते वक्त हमारा माउथ रेड नहीं होता। लेकिन जब हम क्या खा रहे हैं, बीट रूट खा रहे हैं, तो हमारा जो माउथ है वो रेड हो रहा है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट। एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है वो सॉल्युबल है वाटर एंड अल्कोहल के अंदर। लेकिन जो कैरेट होती है जिसका रेड कलर जो है कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है, वो सॉल्युबल नहीं होता वाटर में। रेड कलर इन एसिडिक मीडियम एंड ब्लू कलर इन बेसिक मीडियम। ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है ये रेड कलर देता है एसिडिक मीडियम में और ब्लू कलर देता है बेसिक मीडियम में। सो इट अपीयर्स रेड इन एसिडिक मीडियम एंड ब्लू इन बेसिक मीडियम। इसी के साथ एक और पिगमेंट होता है जो सेल सेप के अंदर पाया जाता है, विच इज़ बीटा साइनिन। बीटा साइनिन जो पिगमेंट होता है ये इट इज़ रेड वॉयलेट कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल सेप। ये रेड वॉयलेट कलर का होता है, तो रेड वॉयलेट कलर का इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रेड कलर से लिखा है। बीटा साइनिन इज प्रेजेंट इज़ अ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ बीट रूट। तो बीटा साइनिन जो है ये भी वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है और ये भी किस में पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन द सेल सेप ऑफ बीट रूट। बीट रूट के सेल सेप में पाया जाता है। तो बीटा साइनिन को जब हम वार्म करते हैं तो ये बीट रूट में से बाहर आ जाता है। बिकॉज ऑफ वार्मिंग कॉजेज डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि जब हम इसको क्या कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं, तो वार्म करते वक्त जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो तो डैमेज हो जाती है ऑन दी अदर हैंड, और सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो बीटा साइनिन जो है ये सेल मेम्ब्रेन में से बाहर आ जाता है। लेकिन जो कैरोटीन है ये वाटर इंसॉल्युबल पिगमेंट है और ये प्लास्टिड्स के अंदर प्रेजेंट है, तो ये बाहर नहीं आता इवन ऑन बॉइलिंग। बॉइलिंग करने पर भी बाहर नहीं आता। ये कुछ जनरल फैक्ट्स थे वैक्यूल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स के फंक्शन की। It is a contractile vacuole for excretion and osmoregulation in aquatic animals and plants. तो एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं और जो एल्गी होती हैं उनके अंदर ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है तो ये एक्सक्रीशन का भी काम कर सकता है। और बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टाइल का मीनिंग आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल जो होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल जो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, जो सिकुड़ सके, सिकुड़ना और फिर वापस सेम पोजीशन में वापस आना, सिकुड़ना और फिर सेम पोजीशन में वापस आना, इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद कर देता है। तो ये एक फंक्शन हो जाता है इसका, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो आयंस है उनके बैलेंस को मेंटेन करके रखना। फूड एंड सूडो वैक्यूल्स साइनोबैक्टीरिया के अंदर चीज़ ये पाई जाती है फॉर बायोन्सी। तो सूडो वैक्यूल्स जो हैं वो बायोन्सी में मदद करते हैं। बायोन्सी में यानी कि जो किसी भी कोई भी जो फ्लूइड है, यानी कि वाटर और एयर में क्या करने के लिए, वाटर और एयर में फ्रीली फ्लोट करने के लिए उसके सरफेस पर, जैसे अगर वाटर है तो वाटर के सरफेस पे फ्रीली फ्लोट करने के लिए सूडो वैक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका फंक्शन भी ये यहाँ पर प्ले करते हैं। मेंटेन्स टर्जर प्रेशर एंड कीप्स द सेल टर्जिड। टर्जर प्रेशर मेंटेन करते हैं और सेल को टर्जिड रखते हैं। टर्जिड कंडीशन कौन सी होती है? टर्जिड कंडीशन में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम आप समझ सकते हैं एक तरीके से स्वेलन। जो सेल है वो स्वेलन है, फूला हुआ है वो, और उसके अंदर वाटर एंटर कर चुका है एंड इट इज़ नाउ टर्जिड। इन कैम्प प्लांट्स इट टेक्स पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस। तो एक कैम्प पाथवे होता है। कैम्प पाथवे में क्या होता है, जो सकुलेंट्स होते हैं, बिकॉज जो सकुलेंट्स होते हैं वो ड्राई एरिया में ग्रो करते हैं, दे ग्रो इन ड्राई एरिया, तो वो उनको वाटर को क्या करना होता है, एब्जॉर्ब करके रखना पड़ता है। तो वो वाटर के लॉस को बियर नहीं कर सकते, दे कांट बियर द लॉस ऑफ वाटर। तो जैसे इसके सकुलेंट्स के एग्जांपल हो गए आपके ओपुंशिया, देन मदर इन लॉ टंग विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्नेक प्लांट, एंड एलोवेरा हो गया। सो ऑल दीज आर सकुलेंट्स। तो इनके अंदर जो पाथवे है वो होता है कैम्प पाथवे, इनके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस का जो पाथवे वो कैम्प पाथवे होता है। इसमें क्या करते हैं, दे डोंट ओपन देयर स्टोमेटा, बेसिकली दे डोंट ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे।
क्योंकि इनको ट्रांसपिरेशन नहीं होने देना है, ये वाटर के लॉस को बियर नहीं कर सकते, तो ये ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करते हैं। और उसको अवॉइड करने के लिए ये अपने स्टोमेटा को डे में ओपन करने की बजाय नाइट में ओपन करते हैं। दे ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट, नाइट में ओपन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो जो मैलिक एसिड है, वो मैलिक एसिड जो है वो वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है। और फिर बाद में जब डे टाइम होता है, क्योंकि सनलाइट जो है वो तो नेसेसरी है ही फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वो नेसेसरी, उसके बिना फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता। लेकिन अगर ये डायरेक्ट जो सिंपल मेथड है उसका यूज़ करते तो क्या ये किससे हाथ धो बैठते, ट्रांसपिरेशन इनके अंदर हो जाता और अपने वाटर कंटेंट को इनको लूज़ करना पड़ता। तो इसलिए इनने पहले क्या किया, जो CO2 थी उसको मैलिक एसिड में चेंज किया, उसको वैक्यूल्स में स्टोर किया। फिर जो वो मैलिक एसिड होता है उससे आगे फर्दर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से स्कैम पाथवे में जो प्लांट्स होते हैं, सकुलेंट्स जो होते हैं, वो अपना बेनिफिट करते हैं और इस तरीके से वैक्यूल्स इसमें रोल प्ले करते हैं। देन इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू कोलाइडल मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म का कोलाइडल मैट्रिक्स है, कोलाइडल जो नेचर है साइटोप्लाज्म का, उसको ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। द वैक्यूल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट homeostatic function in plant cells that are subjected to wide variations in the environment. देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है होम्योस्टैटिक, इससे आप एक वर्ड समझिए होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है जो बॉडी है उसके नॉर्मल कंडीशंस को स्टेबल रखना, जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है उसे स्टेबल रखना, कांस्टेंट रखना, और यू कैन से सेम रखना। तो जो बॉडी के जो भी कंडीशंस हैं, जो उसके सस्टेनेंस के लिए, सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सारी कंडीशंस को स्टेबल रखना है, कहलाता है होम्योस्टेसिस। और यहाँ पर जो वैक्यूल्स हैं वो इस होम्योस्टेसिस के फंक्शन को, होम्योस्टैटिक फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। जैसे कि जब pH जो है एनवायरनमेंट का वो ड्रॉप हो जाता है, एनवायरनमेंट यानी कि वैक्यूल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, यानी कि साइटोप्लाज्म, वैक्यूल के बाहर किसका एनवायरनमेंट है? साइटोप्लाज्म का एनवायरनमेंट है, और यू कैन से प्रोटोप्लाज्म का एनवायरनमेंट है। तो वो जो एनवायरनमेंट है जब उसका pH जो है ड्रॉप कर जाता है, pH ड्रॉप कर जाता है, ड्रॉप करने का मतलब है pH जो है वो कम हो जाता है। तो pH कम हो रहा है यानी कि जो मीडियम है वो कैसा होता जा रहा है? एसिडिक होता जा रहा है। यानी कि एसिडिक होने का मतलब क्या होगा? उसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो pH जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है एनवायरनमेंट का, यानी कि साइटोप्लाज्म का। तो वहाँ पर क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म है वो बफर करने के लिए, बफर करने का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट pH को मेंटेन रखना। तो साइटोप्लाज्म जो है वो अपने उसको बफर करने के लिए, pH को बफर करने के लिए, अब कांस्टेंट रखने के लिए जो एक्स्ट्रा जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है? वैक्यूल में ट्रांसपोर्ट कर देता है। इस तरीके से जो वैक्यूल है वो एक सेल की मदद करते हैं होम्योस्टैटिक फंक्शन को परफॉर्म करने में। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द वैक्यूल्स ऑफ सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल्स कंटेन सच इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स एज रबर इन हीविया ब्रेसी लिनेंसिस और ओपियम इन पेपेवर सोमनीफेरम। तो जो वैक्यूल्स होते हैं वो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनको अपने अंदर कंटेन करते हैं। जैसे कि रबर के बारे में हम सब ने कितना सुना है, रबर इंडस्ट्री जो हमारी चलती है उसी रबर से। तो रबर जो है, जो हीविया बेरिसिलिनेसिस नाम के प्लांट में से जो रबर ऑब्टेन की जाती है वो वैक्यूल से निकलती है। मतलब ये फैक्ट आपको पता था पहले कि वो वैक्यूल से निकलती है। और ओपियम जिसको हम हिंदी में अफीम कहते हैं, तो ये जो अफीम होता है, नहीं मैं यहाँ पर ड्रग्स को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ, उनका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको मीनिंग बता रही हूँ। दैट ओपियम सिंपली मीन्स अफीम, और यू कॉल इट पॉपी भी बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। तो उससे ओपियम को ऑब्टेन किया जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वैक्यूल्स। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना ये। अब ये एक डायग्राम है जिसकी मदद से आप वैक्यूल को समझ सकते हैं, और आप वैक्यूल को ही नहीं, इस डायग्राम की मदद से आप पूरे के पूरे सेल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। और ये जो इमेज है ये मैंने ली है shutterstock.com से। शटरस्टॉक क्रिएटिव कॉमन
लाइसेंस, कॉमन लाइसेंस इमेज है ये, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होगा इस इमेज को लगाने से। तो ये जो पिक्चर है इसके अंदर आप वैक्यूल को देखेंगे तो आपको सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल दिखाई दे रहा होगा, जिसने सारी साइटोप्लाज्म को, सारी सेल ऑर्गेनेल्स को एक किसमें कॉर्नर में पुश कर दिया है। और ये जो थिन लेयर है प्रोटोप्लाज्म की, इसी को हमने पढ़ा, इसको क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल यूट्रिकल। सो in this way we have completed the lecture about vacuoles, and I hope you like this video. For more such interesting information, subscribe to this channel. Thank you.